गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट जो है एसबीआई का, उन्होंने कहा है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। हायर टैक्स बेस हमारा बनता जा रहा है और जो टैक्स पेयर्स हैं वो लोअर इनकम से हायर इनकम ब्रैकेट में जा रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो क्लेम किए जा रहे हैं कि के शेप्ड रिकवरी हो रही है इंडिया में, इकोनॉमिक रिकवरी, वो गलत क्लेम्स हैं। ठीक है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि के शेप्ड रिकवरी क्या होती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट रेट या टाइम या मैग्नीट्यूड पर रिकवर हो रहे हैं, इसलिए उसको के से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जो कि पुरानी इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस कर रही हैं और रिसेशन का कोर्स चल रहा है। मतलब कि आप देखते हो के में क्या होता है कि एक आर्म जो है वो ऊपर जा रही होती है, एक आर्म नीचे जा रही होती है। मतलब कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो तो बहुत अच्छे से रिकवर करके ऊपर जा रही हैं और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नीचे जा रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से डिफरेंशियल इम्पैक्ट जो कि रिसेशन के टाइम पर दिखता है, ये शो करता है कि ये शेप्ड रिकवरी। तो इनकम इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है, जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत स्क्रूड है इंडिया में। टॉप 10% जो पॉपुलेशन है वो 57% ऑफ नेशनल इनकम को जो है होल्ड कर रही है और टॉप 1% जो है वो 22% ऑफ नेशनल इनकम को होल्ड करती है। तो ऐसे ही सिमिलर गैप्स ऑफ वेल्थ भी दिखाए गए थे कि टॉप 10% जो पॉपुलेशन है वो 65% ऑफ नेशन की टोटल वेल्थ को होल्ड करती है। ठीक है। लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट में डिफरेंट डेटा दिखाया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है 2013-14 से लेकर 2021-22 तक कि लगभग 36% जो टैक्स पेयर्स लोअर इनकम से जो है वो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो है वो मूव हुए हैं, जिससे कि 21.3% एडिशनल इनकम बनी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो 5 से 10 लाख रुपए अर्न कर रहे थे, वो बढ़कर जो है वो 295% जो है उसमें उनमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। फिर ऐसे ही कंबाइंड इनकम जो है 23 इंडिविजुअल्स की, जिनकी इनकम 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो सिर्फ 1.64% ऑफ टोटल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2014 था। ऐसे ही 19.5% जो स्मॉल फर्म्स हैं वो ट्रांजिशन हो चुकी हैं लार्जर फर्म्स में। एमएसएमई से जो है वो लार्जर फर्म में वो ट्रांजिशन हुई हैं। ठीक है। जो लोग हैं वो भी टू व्हीलर्स से जो है वो सब्स्टिट्यूट होकर अब फोर व्हीलर्स की तरफ मूव हो रहे हैं। और कंक्लूजन इससे ये निकाला जा रहा है एसबीआई की रिपोर्ट से कि स्क्यूडनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है। जो ग्विनी कोएफिशिएंट भी होता है हमारा, जो इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है, वो डिक्लाइन हुआ है सिग्निफिकेंटली, जो कि अच्छी चीज़ है। 0.472 से अब 0.402 पर पे आ चुका है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिल्किस बानो केस। ये टॉपिक आपके पॉलिटी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेमिशन दी गई थी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा 11 कन्विक्ट्स को, जो कि जेल से निकाले गए थे बिल्किस बानो केस में, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो रेमिशन क्या होती है? रेमिशन मतलब कि आप एक सेंटेंस को ख़त्म कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो एक पॉइंट पर। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं इसके। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो दोनों के पास पावर दी गई है, सोवरन पावर। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन की। और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास पावर्स हैं ये। ठीक है। लेकिन स्टेचुटरी पावर्स भी होती हैं रिमिशन की। मतलब जो सीआरपीसी है वो ये कह रहा है कि रिमिशन ऑफ प्रिजन सेंटेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि प्रिजन्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आर्टिकल आई एम सॉरी सेक्शन 432 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, वो सस्पेंड या रेमिट कर सकती है किसी भी सेंटेंस को। अंडर सेक्शन 433 कोई भी सेंटेंस जो है, जो कि उसको कम्यूट भी किया जा सकता है लेसर वन में, और ये पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है। ठीक है। तो गाइडलाइंस भी इसके लिए फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमिशन तभी कंसीडर किया जा सकता है अगर ऑफेंस जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, कोई जो चांस ऑफ क्राइम है वो दोबारा नहीं हो सकता उस पर्सन को जो है वो सोसाइटी में छोड़ने की वजह से, और वो उस पर्सन की जो है वो पोटेंशियलिटी जो है वो वाला क्राइम दोबारा कमिट करने की वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। और फिर ऐसे ही कहा गया था कि
कोई पर्पस नहीं बचा है उस पर्सन को कन्विक्ट करने का प्रिजन में, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उस कन्विक्ट की फैमिली की अगर ख़राब है तो भी उसको रिमिट किया जा सकता है। तो जो भी कन्विक्ट्स हैं, जो लाइफ सेंटेंसेस जो भुगत रहे हैं, और वो रेमिशन सीख कर सकते हैं आफ्टर 14 ईयर्स जो प्रिजन में सर्व करने के बाद। ठीक है, तो बिल्किस बानो के केस में यही हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का ने केस लिया, और ट्रायल चल रहा था। गुजरात से उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया, मुंबई में ट्रायल हुआ। जो है इस केस का स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई 2008 में। तो 2022 में क्या हुआ, जब 15 साल कंप्लीट हुए, तो 15 साल और 4 महीने कंप्लीट हो गए उन प्रिजनर्स के, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्ली रिलीज़ के लिए दाखिल किया, एप्लीकेशन डाली। तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को कहा कि जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इस केस में रेमिशन जो है वो अगर देना चाहे तो दे सकती है। तो अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने इन 11 कन्विक्ट्स को रिलीज़ कर दिया, लेकिन उससे जो है एक मेजर पब्लिक बैकलैश हुआ। तो अब की हाइलाइट्स क्या है इस जजमेंट की? तो एक्चुअली तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अगर रेमिट करना चाहती है तो रेमिट कर सकती है। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है, लेकिन इसमें कहा गया, अब जो जजमेंट आई है इसमें कहा गया कि वो गुजरात गवर्नमेंट नहीं है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि जो ट्रायल हुआ है वो सारा महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र डिसाइड कर सकता था, इसमें गुजरात गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना था। ठीक है, तो क्रिमिनल्स को कहा गया कि सिर्फ उसी स्टेट में रिलीज़ किया जा सकता है, द्वारा रिलीज़ किया जा सकता है जहाँ पर उनको ट्राइड किया गया था। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट को एक प्ली फाइल करना चाहिए था 2022 के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए कि आप जो पावर दे रहे हो वो आप हमें कैसे दे सकते हो, क्योंकि हमारे इधर तो केस को ट्राई किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो मई 2022 की अपनी जजमेंट को जो है रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें, और कहा है कि कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती दो स्टेट्स की इशू ऑफ रेमिशन के ऊपर, और प्री मैच्योर रिलीज़ जो है वो सिर्फ वहीं पर जो है होती है जहाँ पर क्राइम कमिट किया गया हो। इस भी जो है जजमेंट को रिव्यू किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मालदीव्स। ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कुछ ऑफेंसिव्स जो है वो रिमार्क्स किए थे सोशल मीडिया पे। तो मालदीव्स एक लो लाइंग आइलैंड कंट्री है नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में। क्लोजेस्ट नेबर्स उसके इंडिया है, श्रीलंका है, और 1200 स्मॉल कोरल आइलैंड्स और सैंड बैंक्स जो हैं वो मालदीव्स में आते हैं। सैंडी बीचेस लगून्स के लिए बहुत फेमस है, कोकोनट पाम्स के लिए फेमस है, ट्रॉपिकल बुशेस के लिए फेमस है। कोई भी कोरल आइलैंड जो है वो 1.8 मीटर्स अबव सी लेवल नहीं है मालदीव्स का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ की धिवेही है, अरेबिक, हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। इस्लाम स्टेट रिलीजन है, और मोस्टली इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थक्वेक जो है 3.9 मैग्नीट्यूड का जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली हिट किया है। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है एक नोडल एजेंसी है इंडिया की, अर्थक्वेक एक्टिविटी को मेजर करती है या मॉनिटर करती है, सिस्मोलॉजिकल रिसर्च करती है कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है। ठीक है, तो जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है वो अर्थक्वेक एक्टिविटी ऑल अक्रॉस द कंट्री को मॉनिटर कर रही है 24/7 राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग सेंटर के थ्रू। और ये जो है लगभग 153 सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू ये जो है ये मॉनिटरिंग करती है, और हर तरह के ये अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करने के लिए केपेबल है। जो ये एनसीएस है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है अर्थक्वेक बुलेटिन्स के द्वारा, और ये आफ्टर शॉक और स्वॉर्म एक्टिविटी को भी मॉनिटर करती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अगर हम देखें तो फीचर ये है कि ये माइक्रोजोनेशन करती है, मतलब आपके कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक आने का खतरा है, ये सब जो है पूरा इसका मैप बनाना, जो कि लैंड यूज़ और अर्बन प्लानिंग में यूज़ किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग में जो है हमें हेल्प करता है, उसके लिए भी ये हमें डेटा प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी,
ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो चेयरपर्सनशिप लेने वाला है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की पहली बार अपनी हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है एक यूनेस्को की कमेटी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंटेशन को देखती है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड को डिफाइन करता है ऑफ कोर्स। और फाइनल से होता है इस कमेटी का कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आएगी या नहीं, ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि कोई इंस्क्रिप्शन या डिलीशन जो है प्रॉपर्टीज़ की जाने चाहिए या नहीं लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो इन डेंजर की लिस्ट में बेसिकली। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 21 स्टेट पार्टीज़ इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं। कमेटी के मेंबर जो हैं उनकी टर्म्स 6 ईयर्स की होती है ऑफिस में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एलआईसी ने रिसेंटली रेगुलेटरी फाइलिंग की है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक न्यू कंपनी में जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा प्रमोटेड है, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड। ओके, वो काम करेगी कंपनी। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है या एस्टैब्लिश किया गया है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एज अ प्रिंसिपल एजेंसी ये ऑपरेट करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। मेन फंक्शंस इसके हैं सुपरविजन और ग्रीवेंस रिड्रेसल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का, ठीक है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं कि नहीं, ये भी ये देखता है। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस भी ये एक्सटेंड करता है। जबकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनकी रेगुलेशन तो आरबीआई के पास होती है, लेकिन सुपरविजन जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक देखता है। जनरल सुपरिटेंडेंस भी देखता है ये थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एनएचबी ने एक रेजिडेक्स भी बनाया, मतलब कि एक इंडेक्स है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, जो कि एनएचबी जिसको मॉनिटर करता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेरेग्रीन लैंडर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेरेग्रीन लूनर लैंडर जो है वो अभी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है और ये मून को एक्सप्लोर करने की जर्नी पर जो है वो जा चुका है। तो पेरेग्रीन लैंडर जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और अदर पेलोड्स ये कैरी कर रहा है, जिसमें जो कि मून के साइनस विस्कोसिटेटस रीजन को जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा। जो एरिया बे ऑफ स्टिकीनेस या जिसको हम कह सकते हैं ओशन ऑफ स्टॉर्म्स जो रीजन है मून का, वहाँ पर जब इसको है ये जाने वाला है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स ढूंढेगा जाकर मून के ऊपर, ठीक है। लूनर एग्जोस्फेयर, थर्मल प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन कंटेंट, लूनर रेगोलिथ का, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, रेडिएशन इन्वायरमेंट और सोलर एरेज को जो है वो एडवांस्ड स्टडी करना, ये सब इसके मिशन है, ठीक है। और लगभग 10 पेलोड लेकर ये गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्काई ड्यू। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने रिसेंटली स्काई ड्यू नाम का जो है सर्वेलेंस बलून लेबनीज़ बॉर्डर पर लगा दिया है, क्योंकि हेज़बोल्ला के साथ टेंशन्स उनके एस्केलेट हो गए हैं। तो स्काई ड्यू एक मैसिव बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पफ्ड एयरक्राफ्ट है और हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून की तरह ये एक्ट करता है। और ये लार्जेस्ट एरियल थ्रेट वार्निंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड की तरह ये सामने आया है। और अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी देखें तो इसको यूएस की कंपनी द प्रोजेक्ट और इजरायली डिफेंस कंपनी ने जो है ये इजरायली और यूएस की डिफेंस कंपनी द प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको फाइनेंस किया है, ठीक है। जो सिस्टम है इस ये हाई ऑल्टीट्यूड पर विद रडार और डिटेक्शन सिस्टम्स लेकर जो है वो डिप्लॉय किया जाता है और 250 किलोमीटर तक के एरिया को ये ऑब्जर्व कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को जो है ये ऑब्जर्व कर सकता है। 7,000 पाउंड्स तक का जो है वेट ये कैरी कर सकता है। ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड इसका 10,000 फीट तक का है, ठीक है। और ये सर्वेलेंस के लिए बहुत लंबे पीरियड तक के लिए इसको जो है वो छोड़ा जा सकता है विदाउट रीफ्यूलिंग की नीड और क्रू रिप्लेसमेंट। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English.
So the first topic is income inequality in India. This topic is important for your social issues and your economy section. So as per the Economic Research Department of the State Bank of India, income inequality has rather declined in India with a higher tax base witnessed by higher tax base and a shift in taxpayers from lower income to higher income tax bracket. Okay, so the claims of K-shaped recovery are being called as prejudiced and ill concocted. Okay, so what is K-shaped recovery? So K-shaped recovery occurs when following a recession. So different parts of the economy recover at different rates, times, and or magnitudes, and uh, this K shape basically resembles two arms of the Roman letter K, which means that some parts of the economy are recovering and they are growing at a faster pace, while the other uh, other components of the economy are having a downfall. Okay, but K-shaped recovery occurs when there is creative destruction in economy, which means that new technologies and industries have replaced the older ones, where the old ones are declining and the new ones are rising. Okay, so it basically showcases income inequality, where the new industries are having the concentration of wealth. So, why this report in, has been prepared? Actually, there was a UNDP report which said that income distribution has been very skewed in India. Top to 20% of the people have 57% of national income, and top 1% have 22% of the national income. So there are similar gaps in wealth also, as per this UNDP report, which said that top 10% of the top population controls 65% of nation's total wealth. But this new SBI report is saying that about, if we look at the data between 2013 and 14 and 2021 and 2022, about 36.3% of taxpayers have moved from lower income to higher income tax bracket, which has resulted in 21.3% of additional income. Similarly, individual taxpayers who are earning between 5 to 10 lakh rupees have climbed by 295%. Um, in financial year 2014, combined income of 23 individuals with income of more than 100 crore rupees was just 1.64% of the total income of financial year 2014. Also, 19.5% of small firms have transitioned into large firms through MSME value chain integration. Okay, so it is also saying that people are substituting two wheelers with four wheelers. So the conclusions are being drawn by SBI report that this skewness has been rather decreasing because income is converging towards the middle from both top as well as bottom. Okay, so income inequality captured through has also been captured through the Gini coefficient, which basically shows the income inequality in any country, and it has also declined significantly from 0.472 to just 0.402. Okay, so the next topic is Bilkis Bano case. This topic is important for your social issues and your governance section. So Supreme Court has recently struck down the remission granted by Gujarat government to 11 convicts who are out of jail in the Bilkis Bano case. So what is remission? Remission is the complete ending of a sentence at a reduced point. So what are the constitutional provisions related to it? So president and governor both are vested with the sovereign power to pardon uh, under the constitution. Article 72 gives this power to the president, and Article 161 gives this power to the governor. But there is also statutory power. For example, in CRPC, remission of prison sentences is a power given to the state governments or the appropriate governments. Okay, so as per section 432 of CRPC, appropriate government may decide to suspend or remit a sentence. Under section 433, any sentence can be commuted to a lesser one also by the appropriate government. So this power is available to state governments because they may order the release of prisoners before they complete their prison terms, but there are guidelines to be followed. For example, in Lakshman Laskar versus Union of India case, Supreme Court laid down 5 grounds on which remission can be granted. First of all,
if this offense is an individual act of crime which does not affect the society, whether this there is a chance of the crime being repeated in the future, whether the convict has lost the potentiality to commit this crime again, and whether any person is whether any purpose is being served by keeping the convict in person, and if the socio-economic conditions of the convict's family are also uh, inappropriate to for him to continue to serve in the prison. Okay, so by considering all these factors, the state government may decide if the person has to the sentence of the prisoner has to be remitted or not. So all convicts who are serving life sentences, they are also entitled to seek remission after serving a minimum of 14 years in prison. Okay, so if we look at the Bilkis Bano case, so it was a case of gang rape which was taken up by National Human Rights Commission and Supreme Court. The trial was moved out of Gujarat to Mumbai, where the charges were filed against these people. So in January 2008, a special CBI court in Mumbai had sentenced the 11 accused to life imprisonment. So in 2022, one of the convicts, after completing 15 years and 4 months of of his life term, moved to Supreme Court for early release, and in May 2022, Supreme Court passed this case to the Gujarat government, and resultantly, in August 2022, Gujarat government released all these convicts in its under its remission policy. But this sparked a major public outrage. So review petition was filed by Bilkis Bano in this case. So what are the key highlights of this new judgment? Gujarat government is not the appropriate government to pass the remission order, as the trial was held by in Maharashtra. This is being said by the new judgment, and criminals can only be released by the state where they have been tried. So Gujarat government should have filed a plea seeking review of the 2022 order, stating that they are not the competent government. So this has been observed by the Supreme Court. So basically, they have reviewed their own judgment, and they have changed their own earlier position, whereby premature release of a convict had to be considered in terms of the policy of remission applicable in the state where the crime was committed. But now, through this judgment, they have reviewed the Supreme Court has reviewed this provision. So the next topic is Maldives. This topic is important for your international relations. So Maldives government has recently suspended three of its ministers after they shared offensive remarks against Prime Minister Modi on social media. So Maldives is a low-lying island country in the north central Indian Ocean. So its closest neighbors are India and Sri Lanka. It consists of 1,200 small coral islands and sandbanks. These atolls also have sandy beaches, lagoons, coconut palms, um, tropical bushes. None of the coral islands stand more than 1.8 meters above the sea level. Official language is uh, Official language here is Dhivehi or Maldivian language, but Arabic, Hindi, and English are also spoken. Islam is the state religion, and economy revolves around tourism. So the next topic is National Center for Seismology. This topic is important for your governance section. So an earthquake of magnitude 3.9 has hit Jammu and Kashmir's Kishtwar district recently. So National Center for Seismology is a nodal agency of Government of India for monitoring of earthquake activity, and it conducts seismological research in the country. It is an attached office of Ministry of Earth Sciences. It monitors earthquake activity all across the country through its 24/7 round the clock monitoring center for better understanding of earthquake source processes. So it operates and maintains about 153 seismological observatories through its National Seismological Network. Okay, so this NCS shares the information of earthquake bulletins within 5 minutes of an earthquake, and it is also involved in monitoring of aftershock and swarm activity. So another important activity that is implemented by NCS is the microzonation, so which is useful in, of course, land use and urban planning, and also in retrofitting of existing buildings, because it gives a site specific study which is more realistic, and it also represents the ground motion characteristics. Okay, so the next topic is World Heritage Committee. This topic is important for your international relations. So in a historic milestone, India is set to take the reins of chair of
UNESCO's World Heritage Committee for the very first time. So World Heritage Committee is a committee of UNESCO which is responsible for the implementation of World Heritage Convention. It defines the use of the World Heritage Fund also. It has the final say on whether a property is inscribed on the World Heritage List. It also decides on the inscription or deletion of properties on the list of World Heritage in danger. Okay, so its structure consists of representatives from 21 of the state parties to this convention. So this a committee member's term of office is about 6 years. So the next topic is National Housing Bank. This topic is important for your economy section. So in a regulatory filing, LIC has recently said that the board has cleared the proposal to invest in a new company which is being promoted by National Housing Bank for residential mortgage-backed securities. So this National Housing Bank is an all India financial institution which was established under the National Housing Bank Act of 1987. It is wholly owned by the Government of India. It acts as the principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels. So the main functions of NHB include supervision and grievance redressal regarding housing finance companies. It also ensures that housing finance companies meet regulatory capital requirements. So it also extends refinancing options for them. Although the regulation of finance companies lie with the RBI, and NHB supervises them. So the general superintendence of NHB is followed by the or is made by, is done by the board of directors. NHB also maintains the housing price index called the NHB Residex. It is the first official housing price index of India. Okay. So the next topic is Peregrine Lender. This topic is important for your science and tech section. So Peregrine Lunar Lander was launched recently through the United Launch Alliance Vulcan rocket, and it has embarked on its pioneering journey to explore the moon. So Peregrine Lander is designed to carry scientific instruments and other payloads to the moon's surface, specifically targeting the sinus viscositatis region. So, this area, also known as the Bay of Stickiness, lies adjacent to the Ocean of Storms. And the aim of this mission is to locate water molecules on the moon and to analyze the lunar exosphere, assess the thermal properties and hydrogen content of the lunar regolith, study magnetic fields, examine the radiation environment, and test the advanced solar arrays. So, this mission will transport about 10 payloads with a total mass capacity of 90 kilograms. So, the next topic is Sky Dew. This topic is important for your security section. So Israel has recently deployed Skydew along the Lebanese border as tensions with Hezbollah have escalated. So Skydew is a massive balloon-like structure which is in the shape of a puffed aircraft, and the high altitude it is a high altitude observation balloon which acts as the detection radar blip for small unmanned aircraft and cruise missiles. It is one of the largest aerial threat warning systems in the world, which has been jointly developed by an Israeli defense and US company named the project, which was entirely funded by the US Department of Defense. So this system comprises of a blimp which is capable of flying at high altitudes with radar and detection systems. This radar on the balloon is capable of observing at 250 kilometers and tracking multiple targets. So it can carry 7,000 pounds and it has an operational altitude of about 10,000 feet. So it offers significant advantage in the ability to remain in surveillance for extended periods of time without needing fuel or crew replacement. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.